साथियों नमस्कार। डीएम इंस्टीट्यूट भिंड के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कुछ दिनों से आप सबके बीच में क्लास नहीं हो पा रही थी। उसका कारण है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। इस कारण से मैं क्लास लेने की स्थिति में नहीं था, इसलिए मैं आप सबको के बीच नहीं आ पा रहा। सबके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहूँगा। आज हमारा जो टॉपिक है, हम उस टॉपिक पर आते हैं क्षमा के साथ, क्योंकि आप मेरा इंतजार करते रहे होंगे कि सर जी अब क्लास आएगी, लेकिन तबीयत इतनी ज़्यादा खराब थी कि किसी स्थिति में हम आपकी क्लास ले ही नहीं सकते थे। लेकिन आज की क्लास जो हमारी है, अलंकार की क्लास रहेगी। आज हम अलंकार स्टार्ट करने वाले हैं और सबसे पहले आज हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे अलंकार। तो अलंकार का मतलब क्या होता है? या अलम धन कार, अलम अलम धन कार, इसी को बोला जाता है अलंकार। तो अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, जो है एक है अलम और दूसरा है कार। इसको मिला के बनता है आपका अलंकार। तो इन दोनों शब्दों के मिलने से जो शब्द बनता है वो बनता है अलंकार। तो आज अलंकार एक ऐसा टॉपिक है, लगभग आपको 2-3 दिन पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक भी है। बहुत सारे अलंकार होते हैं। जितने भी अलंकार होते हैं हम सारे अलंकार पढ़ेंगे, कोई भी अलंकार हम छोड़ेंगे नहीं। भले ही आपके बीच में हो सकता है कि अलंकार कोई नहीं भी आए, लेकिन हम सारे अलंकार पढ़ेंगे, क्योंकि हमको किसी भी परीक्षा में अगर हिंदी पढ़ना है तो सारी परीक्षाओं में हमारे काम आए। तो इसलिए हम सबसे पहले अलंकार हेडिंग डालेंगे कि अलंकार कहते किसे हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे अलंकार। अलंकार कहते किसे हैं, ये सबसे पहले हमें जानना होगा कि अलंकार किसे कहते हैं। तो सबसे पहले अलंकार की परिभाषा को जानना होगा। उसके बाद हम अलंकार के प्रकारों को जानेंगे, कौन कौन से प्रकार है। तो ये सब बाद में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें अलंकार। तो अलंकार क्या है? काव्य की शोभा, या अलंकार काव्य की शोभा ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अपने यहाँ से ही लिखेंगे काव्य की शोभा। काव्य यहाँ लिखेंगे, ये गलत नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ क्या है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों कारकों, तत्वों कारकों, तत्वों कारकों। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों कारकों को अलंकार कहते हैं। को अलंकार कहते हैं। को अलंकार कहते हैं। को अलंकार कहते हैं। ये याद रखना। तो छोटी सी परिभाषा है, इसको अच्छे से समझ सकते हैं। इसको और हम अच्छे से अभी एक्सप्लेन करेंगे कि इसकी खुद की बनाई परिभाषा भी है, जो तो उसको भी हम इसमें लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अलंकार है उसको कहा जाता है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व हो, कारक हो, उनको हम क्या कहेंगे? अलंकार है। एक छोटी और बहुत महत्वपूर्ण भी है, इसको जरूर लिखें, क्योंकि इससे अलंकार की सारी परिभाषा डिफाइन हो जाती है और हमको ये चीजें भी पता हो जाती हैं कौन कौन सी चीजें इस अलंकार के कारणों में आएंगी, कि अलंकार जहां हम पहचान कर सकें कि यह चीज अलंकार है। यह दी हुई 4 लाइनें 2 लाइनें अलंकार है। तो लिखना है जिस प्रकार, इसके नीचे ही लिखेंगे यहाँ पे ही, जिस प्रकार, जिस प्रकार, जिस प्रकार से स्त्री की शोभा बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए, स्त्री की शोभा बढ़ाने के लिए उसे सुंदर, उसे सुंदर, उसे सुंदर आभूषण, उसे सुंदर आभूषण, उसे सुंदर आभूषण, सुंदर आभूषण, यहाँ कॉमा लगाएंगे, वस्त्र, सुंदर आभूषण, वस्त्र, अन्य उपकरणों की, अन्य
अन्य उपकरणों की अन्य उपकरणों की अन्य उपकरणों की आवश्यकता होती है। अन्य उपकरणों की आवश्यकता आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। तो क्या है? उसी प्रकार, इसमें क्या हो गया? आवश्यकता होती है उसी प्रकार काव्य की उसी प्रकार काव्य की उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने शोभा बढ़ाने के लिए शोभा बढ़ाने के लिए शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार की आवश्यकता होती है। अलंकार की आवश्यकता आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। ठीक है। तो ये याद रखना है। मैं इसकी मेन परिभाषा ये है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों कारकों को अलंकार कहते हैं। लेकिन हमको अगर उसको सही से पूरा डिफाइन करना है, पूरा जानना है, तो सबसे पहले यही चीज जाननी होगी कि इसको हम ऐसे भी करके लिख सकते हैं और इसको यहाँ कि जिस प्रकार से स्त्री की शोभा बढ़ाने के लिए उसके लिए वस्त्र हो, आभूषण हो, सोने चांदी के गहने हो, ये सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार से जब हम काव्य को पढ़ेंगे या काव्य के बारे में जब हम बातें करें या काव्य को जानने की प्रयास करें, तो उसके लिए हमें काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए हमें क्या होगा कि अलंकारों की जरूरत पड़ेगी। जैसे काव्य क्या होते हैं? जैसे कोई भी आपने कोई अच्छा, जैसे महाकाव्य है, खंड काव्य, ये लिखे हैं, उनमें अलंकारों में ही तो आप सामने वाले को समझा सकते हैं। जैसे ये आपने कही रामायण में लिखी है, इन हनुमान की पूछ में लग न पाई आग, लंका सारी जली। तो ये क्या है? एक काव्य की शोभा है। मतलब काव्य को उस तरीके से उसमें अपने आप में वर्णित किया गया जिससे हम उस चीज को समझ सकें। ठीक है। इसको बढ़ाने के लिए हमें इस प्रकार की जरूरत होती है। तो ये हमारी क्या हो गई कि अलंकार की परिभाषा हो गई। अब हम लिखेंगे अलंकार के प्रकार। तो अलंकार के प्रकार, अब हम अलंकार के प्रकार पढ़ेंगे। तो अलंकार के प्रकार कितने होते हैं साथियों, ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वैसे तो अलंकार के जो प्रकार हैं तीन होते हैं। अलंकार के तीन प्रकार होते हैं: अर्थालंकार, शब्दालंकार और उभयालंकार। अर्थालंकार, शब्दालंकार और उभयालंकार। लेकिन वैसे तीन होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो ही माने गए हैं: अर्था और शब्दा। तो अर्थालंकार और शब्दालंकार माना गया है, वे अलंकार को नहीं माना। लेकिन अगर पूछा जाए कि अलंकार के कितने प्रकार होते हैं, तो तीन। और अलंकार के मुख्य कितने प्रकार होते हैं, तो दो। ये अच्छे से याद रखना, क्योंकि हर जगह ये चीजें बहुत सारी जगह डिफाइन करनी होती हैं, तो समझ में नहीं आता कि हम भूल जाते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे मुख्य रूप से। मुख्य मुख्य रूप से अलंकार दो प्रकार दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं और इसको लिख सकते हैं इसी में आगे। वैसे तीन प्रकार के होते हैं। क्लियर? आपको सबसे पहले याद रखना है कि अलंकार के जो प्रकार हैं वो कितने हैं। अलंकार के जो प्रकार हैं अलंकार के जो प्रकार हैं वो कितने हैं, ये याद रखना है कि अलंकार के जो प्रकार हैं वो मुख्य रूप से अलंकार दो प्रकार के होते हैं, वैसे तीन अलंकार तीन प्रकार के होते हैं और मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। इसे हम अच्छे से याद रखेंगे तो हमको कोई भी परिभाषा लिखने के लिए या कोई भी चीज जानने के लिए बड़ी आसानी होगी। और जब भी हमसे ये चीज पूछी जाएगी तो हम बता सकते हैं। तो मैंने साथ ही बताया था आपको, सबसे पहले लिखना है शब्दालंकार। शब्दालंकार। दूसरा है दूसरा है अर्थालंकार। अर्थालंकार। तीसरा है
तीसरा है अर्थालंकार के बाद है उभयालंकार। उभयालंकार, उभयालंकार, ठीक है। तो ये तीन प्रकार होते हैं अलंकारों के, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले अलंकार स्टार्ट किए। तो सबसे पहले मैंने अलंकार की, अलंकार के मतलब अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना अलम प्लस कार। उसके बाद मैंने अलंकार की आपको परिभाषा बताई कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों कारकों को हम अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार से स्त्री की शोभा बढ़ाने के लिए आभूषण वस्त्र की जरूरत पड़ती है, वैसे काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकारों की जरूरत पड़ती है। उसके बाद मैंने बताया कि आपको अलंकार तीन प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। उसमें भी तीन प्रकार कौन कौन से हैं कि शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे शब्दा अलंकार। तो यहां से स्टार्ट ना करके हम पूरा इरेज करेंगे, इसके बाद हम आगे इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो 1 मिनट का थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको इरेज कर दें, फिर हम शब्द अलंकार से स्टार्टिंग करेंगे। तो पहले पढ़ेंगे शब्द अलंकार, और शब्द अलंकार के कितने प्रकार हैं, कौन कौन से प्रकार हैं, उनकी परिभाषाएं, ये सारी चीजें हम लिखेंगे। अलंकार बहुत एकदम ऐसा टॉपिक है जो हर परीक्षा में पूछा ही जाता है, और मुख्य जो तौर पर जो पूछे जाते हैं उसमें अव्यय वो शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो अब हम सबसे पहले हमने जो आपको बताया था, हम जो पहला जो अलंकार है वो है शब्द अलंकार। तो शब्द अलंकार से स्टार्टिंग करेंगे कि शब्द अलंकार में कौन कौन से अलंकार होते हैं, ये शब्द अलंकार के कितने प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम शब्द अलंकार से स्टार्टिंग कर रहे हैं। शब्द अलंकार के कितने प्रकार होते हैं ये हमें जानना है कि शब्द अलंकार के प्रकार कितने होते हैं। तो ये जानने के लिए हमें कि शब्द अलंकार के कितने प्रकार हैं, तो शब्द अलंकार के 5 प्रकार होते हैं। इसके यहाँ जो इसको ऐसे इसके 5 प्रकार होते हैं, ठीक है। या शब्द अलंकार के 5 प्रकार ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं लिखने के लिए। कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे अनुप्रास। इसका नंबर 1 डालेंगे अनुप्रास। अनुप्रास शब्द अलंकार, अनुप्रास शब्द अलंकार, अनुप्रास शब्द अलंकार। दूसरा डालेंगे हम यमक, यमक शब्द अलंकार। दूसरा डालेंगे हम यमक शब्दालंकार, यमक शब्दालंकार। तीसरा है श्लेष, श्लेष शब्दालंकार। तीसरा कौन सा है, श्लेष शब्दालंकार। तीसरा शब्द श्लेष कौन सा है, श्लेष शब्दालंकार। चौथा है वक्रोक्ति, चौथा है वक्रोक्ति, वक्रोक्ति शब्दालंकार, वक्रोक्ति शब्दालंकार। और पांचवा और लास्ट है विप्सा, विप्सा शब्द अलंकार, विप्सा शब्द अलंकार। तो ये आपके शब्द अलंकार के प्रकार हो गए 5। तो कौन कौन से, एक आपका हो गया अनुप्रास, एक हो गया अनुप्रास, दूसरा यमक, तीसरा श्लेष, चौथा वक्रोक्ति और पांचवा वक्रोक्ति, और पांचवा है आपका विप्सा। तो 5 इसके प्रकार हो गए। अब सबसे पहले शब्द अलंकार में 5 प्रकार हो गए, उसमें भी सबसे पहले अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम अनुप्रास। अनुप्रास, अनुप्रास शब्दालंकार, अनुप्रास, अनुप्रास शब्दालंकार। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे अब हम, अनुप्रास शब्दालंकार। तो अब पहले, इससे पहले हम जो हेडिंग डालेंगे वो डालेंगे अनुप्रास, अनुप्रास शब्दालंकार, अनुप्रास शब्द अलंकार, ये हमारी हेडिंग है। अब अनुप्रास शब्द अलंकार की हमको परिभाषा लिखनी होगी, और फिर उसको आगे हम पढ़ेंगे। तो अनुप्रास शब्द अलंकार हम किसे कहते हैं, काव्य में जब कोई वर्ण क्रम से
काव्य में जब कोई वर्ण क्रम से कम दो या दो से अधिक बार वहां आता है, उसको हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। काव्य में जब कोई वर्ण क्रम से दो या दो से अधिक बार आता है, वहां अनुप्रास शब्द अलंकार होता है। तो हमने वही आपको बताया कि काव्य में आपको इसकी परिभाषा लिखनी है कि काव्य में कोई वर्ण क्रम से दो या दो से अधिक बार आए, उसको हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ये अच्छे से याद रखना है। तो काव्य में जब कोई वर्ण क्रम से दो काव्य में जब कोई वर्ण क्रम से दो या दो से अधिक बार आए अधिक बार आए अधिक बार आए या अधिक बार आता है, अधिक बार आए वहां अधिक बार आए वहां अनुप्रास अलंकार होता है। वहां क्या होता है? वहां अनुप्रास अलंकार होता है। काव्य में जब कोई वर्ण काव्य में मतलब जब कोई भी वर्ण जैसे रा दो बार आ जाए, मा दो बार, कोई भी वर्ण तो क्रम से लगातार दो बार आ जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे कि हम उसको अनुप्रास शब्द अलंकार कहेंगे। जैसे चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल तल में। चारु चंद्र की, तो चा दो बार उसकी आवृत्ति हुई है, तो लगातार हुई है, क्रम से हुई है, चा के बाद फिर चा आया है, तो ये क्या हो गया? इसको हम अनुप्रास शब्द अलंकार कहेंगे। ये हमें अच्छे से परिभाषा याद रखनी है और हमको कॉन्फिडेंस बना के चलना है कि अभी तक हमने इतने सारे टॉपिक पढ़े हैं, उस टॉपिक में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट बॉक्स में कर सकता है। बीच में थोड़ी हमारी क्लास एक दो दिन नहीं हो पाई थी, उसके कारण मेरी तबीयत अभी भी देख रहे हैं खांसी इतनी सारी है कि सांस लेने में भी थोड़ी प्रॉब्लम रहती है कि बोल नहीं पाते हैं कभी कभी बीच में, तो इस वजह से क्लास नहीं हुई थी। तो अब क्लास कंटिन्यू रहा करेगी। तो इसके लिए अब हम अलंकार जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया है, लगभग दो तीन चार दिन का टॉपिक है, तो ये थोड़ा लंबा चलेगा, तो इसलिए हम जुड़े रहे अलंकार को सीखने के लिए। अलंकार को एकदम बढ़िया से अच्छे अच्छे और उदाहरणों के साथ भी सिखाएंगे। जहां से जितने उदाहरण मिलेंगे उतने बोले बताएंगे आपको, और मेरे पास जितने हैं याद हैं वो भी बताएंगे, और नहीं है तो दूसरी किताबों से भी कहीं ढूंढ के आपको एग्जाम्पल कराएंगे। अलंकार ऐसे कर देंगे कि हमको बहुत अच्छे से याद हो जाए। बस सबसे मेन टॉपिक है कि उनके प्रकारों को, उनकी परिभाषाओं को अच्छे से याद रखें। बाकी चीजें तो उदाहरण तो ऐसी चीज होती है कि नहीं भी है तो हम परिभाषाओं से उनको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो लगातार जुड़े रहें क्लास से। बाकी सारे टॉपिक जो भी नया व्यक्ति जुड़ता है तो वो शुरुआत से पढ़ के आए। हालांकि यहाँ से स्टार्ट कर रहा है वो भी पढ़ सकता है, लेकिन पीछे दिए हुए सारे वीडियो को जरूर पढ़ें। जितने वीडियो आपके पास उपलब्ध है उन सारे वीडियो को आप पढ़ें। उनमें सबसे पहले हमने वर्णमाला स्टार्ट की थी, शब्दों का वर्गीकरण किया था, वचन किए हैं, लिंग। आज हम अलंकार पढ़ रहे हैं और आगे भी इसके बाद जो टॉपिक होंगे वो पढ़ेंगे। अब आपको सबसे महत्वपूर्ण है कि मैंने आपको बोला था कि इसका एग्जाम्पल हमें लिखना होगा कि जैसे चारु चंद्र की चंचल चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। खेल रही थी जल थल में। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। ये याद रखना है हमें। ये अब चाहे आप इस चाचा को मान लो और इसको भी लगातार मान लो, दो जगह ऐसा है जहां दिखाया गया है कि लगातार
की आवृत्ति क्रम से और लगातार हुई है, इस वजह से इसको हम अनुप्रास शब्द अलंकार कहेंगे। इसकी सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा आपको याद रखनी है कि काव्य में जब कोई वर्ण क्रम से दो या दो से अधिक बार आएगा, वहां पर अनुप्रास शब्द अलंकार होगा। ये अच्छे से हमको रट लेना है, और यही सबसे टॉपिक है, क्योंकि ये चीजें तो बदलती रहेंगी, लेकिन ये परिभाषा अगर हमने याद कर ली, इस परिभाषा को हमने अगर समझ लिया, तो अलंकार बिल्कुल भी कठिन नहीं है, एकदम सरल है और अच्छे से सॉल्व किए जा सकते हैं। तो ये अपना जो है सब अनुप्रास शब्द अलंकार, तो ये अच्छे से याद करने के लिए हमें सबसे पहले इसकी परिभाषा को अच्छे से जानना होगा। अब अनुप्रास शब्द अलंकार के प्रकार। तो अनुप्रास अनुप्रास शब्दालंकार शब्दालंकार अनुप्रास शब्दालंकार के प्रकार। अनुप्रास शब्दालंकार के प्रकार। तो अनुप्रास शब्दालंकार के कितने प्रकार हैं, ये हमें लिखना होगा। ये 5 प्रकार का होता है। ये भी क्या होता है, ये 5 प्रकार का होता है। 5 प्रकार का होता है। अनुप्रास शब्द अलंकार कितने प्रकार का होता है, ये 5 प्रकार का होता है। कौन सा, अनुप्रास शब्द अलंकार 5 प्रकार का होता है। ये हमें अच्छे से याद रखना है। तो इसके कौन कौन से 5 प्रकार हैं, तो वो हमें लिखना है। पहले तो नंबर 1, छेका अनुप्रास। छेका अनुप्रास। अब हम यहाँ पे शब्द अलंकार नहीं लिखेंगे, आप याद रखना कि अनुप्रास के ही प्रकार है, तो इसको पूरा लिखना है, छेका अनुप्रास शब्द अलंकार। दूसरा आपको लिखना पड़ेगा वृत्त्यानु वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास वृत्त्यानुप्रास। तीसरा हमको लिखना पड़ेगा श्रुत्या श्रुत्या श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्या है ना, श्रुत्या करके एक मिनट, श्रुत्या, ये यहाँ पे है, श्रुत्या श्रुत्यानुप्रास। चौथा है, श्रुत्यानुप्रास के बाद चौथा है आपका, चौथा प्रकार है अंत्यानुप्रास। 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 और पांचवा और लास्ट है आपका, यहाँ लिख देते हैं, पांचवा और लास्ट है आपका लाटा अनुप्रास। लाटा अनुप्रास। लाटा अनुप्रास। लाटा अनुप्रास। तो इसको याद रखना कि अनुप्रास शब्द अलंकार के 5 प्रकार हैं। ये 5 प्रकार, तो छेका अनुप्रास शब्द अलंकार लिखना है, प्रत्यानुप्रास शब्द अलंकार लिखना है, श्रुत्यानुप्रास शब्द अलंकार लिखना है, अंत्यानुप्रास शब्द अलंकार लिखना है, और लाटानुप्रास शब्द अलंकार लिखना है। ये याद रखना, नहीं तो अपन भूल जाए कि इसको समझे कि खाली इसी के प्रकार है। तो ये चीजें आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये चीजें सीखी है, तो इसको भी इसमें जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभी हम यहाँ जोड़ दें शब्दालंकार, क्योंकि थोड़ी जगह बच जाती है, कम रहती है, तो इस वजह से बोर्ड की हिसाब से हमको भी थोड़ा देखना पड़ता है, फिर आगे ऊपर जाना पड़ेगा। इस वजह से हमने आपको ये चीजें लिखा दी। इसके 5 प्रकार होते हैं, इनको हमें अच्छे से याद रखना है। इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके हमें 5 प्रकार होते हैं, इसके आपके अनुप्रास अलंकार। अब हम अनुप्रास अलंकार पढ़ा है हमने, उसके हम 5 प्रकारों को जानेंगे कि 5 प्रकारों में क्या क्या परिभाषा है। आप सब लोगों ने ये लिख लिया होगा, और अच्छे से सारे नोट्स जरूर बनाते चले, क्योंकि ये चीजें आपको दोबारा उपलब्ध फिर से ना पढ़ना पड़े, या दोबारा से उपलब्ध होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि ये सारी चीजें ऑनलाइन आपके रहती है, प्लेटफॉर्म पे कभी होता है डिलीट हो जाती है कुछ कारण, तो आपको एकदम बाय नोट्स, कोई भी इस प्रकार से यूट्यूब पर इतना मटेरियल या इस प्रकार से कोई मटेरियल नहीं देता है। इस प्रकार से हम आपको एक अच्छा और बढ़िया बाय नोट्स अच्छा मटेरियल है, जिसमें आप पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, और आगे भी आपके ये काम आने वाला है। एकदम फ्री में है, कोई पेड नहीं है, कोई आपको फीस नहीं देनी है, बस खाली मेरा एक साथ देना है कि इस चैनल को लाइक और
वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कराते रहें सारे अपने दोस्तों के साथ। इसको अच्छे से याद रखना कि हम सबको ये चीजें भेजें, क्योंकि उनको भी काम एकदम फ्री में आने वाली है, और दूसरा हमारे भी काम आई है, तो हम दूसरे के लिए भी इसको उपयोग करा सकते हैं। इतना तो अपन हेल्प कर ही सकते हैं। जब आपको सारे टीचर जब पढ़ाते हैं यूट्यूब वगैरह, तो हम पैड लेके पढ़ते हैं उनसे, फिर बाद में यूट्यूब पे पढ़ते हैं, फिर वो अपना प्रमोशन कराते हैं, तो उतना हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन हम आपको फ्री में जो पूरा मटेरियल, आप इतने यूट्यूब चैनल छाट लेना या देख लेना, किसी ने दो चार क्लास पढ़ा दी होंगी, किसी ने कोई टॉपिक पढ़ा दिया होगा, इतना होगा, लेकिन सारे टॉपिकों को कोई आपको बाय नोट्स नहीं पढ़ाएगा। मैं सारे टॉपिक स्टार्ट कर चुका हूँ, धीरे धीरे मैं सारे नोट्स के साथ आपको पढ़ाऊंगा। बिल्कुल एक एक टॉपिक वाइज टॉपिक चल रहे हैं, इसमें मैं पूरा आपको टॉपिक कराऊंगा। जो कोई भी टॉपिक आपको छूटता है या आपने कभी पढ़ा नहीं है, वो भी बताएंगे, तो वो टॉपिक भी हम इसमें पढ़ाएंगे। लेकिन टॉपिक पूरा पढ़ाएंगे, नोट्स के साथ पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं खाली प्रचार करना है, खाली आप सबको बताना है और बाकी आ जाओ ये पेड कोर्स। मेरा कोई ना तो मेरा कोई ऐप है, ना मेरा कोई पेड कोर्स का इस्तेमाल करता हूँ। ओनली ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास चलती है, ऑनलाइन क्लास चलती है, बस यही दो क्लासें। ऑनलाइन में फ्री है आपके पास, और ऑफलाइन में तो जो सिस्टम लगता है उस हिसाब से, और उसमें कोई ज्यादा चीजें नहीं है। तो अब हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे प्रकारों में, जो हम सबसे पहले प्रकार पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे छह का अनुप्रास। सबसे पहले पढ़ेंगे हम छह का अनुप्रास। छह का अनुप्रास शब्दालंकार। अब ये मत पूछना कि शब्दालंकार यहाँ कैसे आ गया, कि यहाँ अपन को लगा कि जगह है तो अपन लिख दे रहे हैं, और जिससे एक चीजें आपको भी क्लियर हो जाएंगी कि ये चीजें वहां जरूरी नहीं लिखी हमने, लेकिन जरूरी भी है, लिखना भी है, लेकिन यहाँ हम आपको पूरा लिख के चलेंगे। तो छह का अनुप्रास और छह का अनुप्रास शब्दालंकार। अब इसकी हमें परिभाषा लिखनी है। तो इसकी परिभाषा है, काव्य में जब कोई वर्ण क्रम से दो या दो से अधिक बार आए, वहां पर छह का अनुप्रास होता है। काव्य में, या ये कह सकते हैं कि जो अनुप्रास की परिभाषा थी, सेम वैसी ही परिभाषा है कि काव्य में जब कोई वर्ण, काव्य में जब कोई वर्ण क्रम से दो या दो से अधिक बार आए, दो या दो से अधिक बार आए, दो या दो से अधिक बार आए, वहां पर या वहां छह का अनुप्रास होता है। वहां छह का अनुप्रास, छह का अनुप्रास शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार, शब्दालंकार, शब्दालंकार होता है, शब्दालंकार होता है। ठीक है, तो अच्छे से याद रखना कि लगभग वही परिभाषा है जो अनुप्रास की है, क्योंकि उसी के भाग है। थोड़ा सा सेम ही परिभाषाएं लगभग रहेंगी, हो सकता है किसी में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो, अंतर आए, लेकिन लगभग वैसे यही परिभाषाएं होंगी। इसको हमें अच्छे से याद रखना है। तो छह का अनुप्रास की जो परिभाषा है वो है, काव्य में जब कोई वर्ण क्रम से दो या दो से अधिक बार आएगा, वहां पर छह का अनुप्रास शब्दालंकार होगा। अब इसका हमें एग्जाम्पल लिखना है कि इस करुणाकलित, इसमें लिखना है एग्जाम्पल लिखना है, इस करुणाकलित हृदय में, इस करुणाकलित हृदय में, इस करुणाकलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती है। अब विकल रागिनी बजती है, विकल रागिनी बजती है। इसको ऐसे, अब इसको पढ़ना है या इसको हम जानना है, तो हमें सबसे पहले इसमें देखना होगा का और का। इसकी आवृत्ति दो बार हुई है, और वो भी लगातार क्रम से हुई है। तो करुणा
इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती है। तो का और का, तो इसकी आवृत्ति लगातार 2 बार हुई है, इसलिए यहाँ पर ये छह का अनुप्रास शब्द अलंकार होगा। इसको हमें से अच्छे से याद रखना है। आप चाहें तो एग्जाम्पल हम और भी दे सकते हैं, लेकिन उनसे कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। बस खाली हमें ये चीजें याद रखनी है कि ये वाली परिभाषा हम याद रखेंगे तो कोई भी चीज आ जाएगी, हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी उदाहरण हो, कैसा भी एग्जाम्पल हो, हम उसको अच्छे से याद रख सकते हैं। हमें ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी, और परिभाषाएं हैं तो थोड़ा सा हम अगर पढ़ते रहेंगे तो हमें याद भी हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है आपका छेकानुप्रास के बाद है वृत्त्यानुप्रास। तो वृत्त्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास अलंकार, वृत्त्यानुप्रास अलंकार। तो वृत्त्यानुप्रास शब्द अलंकार, प्रत्यानुप्रास शब्दालंकार, शब्दालंकार। ठीक है, तो ये आपका दूसरा प्रकार है वृत्त्यानुप्रास शब्दालंकार। वृत्त्यानुप्रास शब्दालंकार, वृत्त्यानुप्रास शब्दालंकार। ठीक है, अब इसकी परिभाषा में लिखना है, काव्य में जब कोई वर्ण 2 या 2 से अधिक बार आए। अब यहाँ क्या है कि परिभाषा लगभग सेम है, यहाँ क्रम की बात की गई है, लेकिन वहां ये कही कि कहीं भी क्रम की कोई जरूरत नहीं है। वृत्त्यानुप्रास में क्रम की कोई जरूरत नहीं है, बस वो शब्द 2 बार आना ही चाहिए। ये अच्छे से हमें याद रखना है कि उसमें किसी भी प्रकार की क्रम की बात नहीं कही गई है। तो सबसे पहले हमें उसमें लिखना होगा कि काव्य में काव्य में कोई वर्ण 2 या 2 से अधिक बार, 2 या 2 से अधिक बार, 2 या 2 से अधिक बार आए, 2 या 2 से अधिक बार आए, तो वहां यह आए वहां वृत्त्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है, या वृत्त्यानुप्रास शब्द अलंकार होता है। पूरा ही लिख देते हैं, हाँ, शब्दालंकार होता है। ठीक है, अच्छे से याद रखना है हमें कि ये चीजें, इस परिभाषा से ये चीजें हमें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि कौन सी चीज कैसे आना है ये तो एक आप परिभाषा से ही समझ सकते हैं। तो इसलिए हमें इसकी परिभाषा को अच्छे से याद रखना है कि काव्य में कोई वर्ण 2 या 2 से अधिक बार है, इसमें क्रम की जरूरत नहीं है, बस वो खाली उसमें 2 बार आना ही चाहिए। ये सबसे महत्व इम्पोर्टेंट। पहली परिभाषा में था कि क्रम से आना चाहिए, 2 या 2 से अधिक बार हो। इसमें क्या है कि क्रम से नहीं, 2 बार होना ही चाहिए। तो ये हमें अच्छे से याद रखना है। अब इसका एग्जाम्पल लिखना है, कंकन, कंकन, कंकन किनन नुपुर, किनन नुपुर, कंकन किनन नुपुर, ध्वनि सुन, ध्वनि सुन, ध्वनि सुन। ये इसका आपको बताया गया। तो कंकन, एक तो ये कहा है, ये कहा, क्रम से भी बात करेंगे तो क्रम से भी है, लेकिन क्रम की इसमें जरूरत नहीं है, तो ये भी कहा है। तो 2 या 2 से अधिक बार आ गया, का 3 बार हो गया, इसलिए यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार होगा। कंकन किनन नुपुर ध्वनि सुन, तो ये आपका प्रत्यानुप्रास अलंकार की परिभाषा हो गई।
इसमें का 3 बार आया है, उसमें बोला था 2 या 2 से अधिक बार होना चाहिए, 2 या 2 से अधिक बार होना चाहिए, फिर 3 बार आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्रम की जरूरत नहीं थी, उसमें क्रम की जरूरत थी। इसमें आपकी श्रुत्या में, वो सॉरी छिका में क्रम की जरूरत थी और वृत्या में क्रम की जरूरत नहीं है। अब हम तीसरा प्रकार पढ़ेंगे, श्रुत्या अनुप्रास अलंकार। श्रुत्यानुप्रास अलंकार या श्रुत श्रुत्या श्रुत्यानुप्रास श्रुत्यानुप्रास शब्दालंकार शब्दालंकार शब्दालंकार। ठीक है, तो ये हम तीसरा प्रकार लिखेंगे, श्रुत्यानुप्रास शब्दालंकार। तो तीसरी प्रकार की हम परिभाषा भी लिखेंगे। तो 2 प्रकार हमने अच्छे से समझ लिए। आज हमने अलंकार की क्लास स्टार्ट की है और अलंकार टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं, तो हमने अलंकार में अलंकारों के प्रकारों को जाना, फिर अलंकार के कितने प्रकार होते हैं, फिर उसमें भी उनके प्रकारों में हमने सबसे पहले अनुप्रास पढ़ा, फिर अब हम अनुप्रास के प्रकार पढ़ रहे हैं। तो तीसरा प्रकार है श्रुत्यानुप्रास शब्द अलंकार। अब श्रुत्या की परिभाषा लिखनी है, काव्य में एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है। काव्य में काव्य में एक काव्य में एक ही काव्य में एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले शब्दों की आवृत्ति होती है, की आवृत्ति होती है होती है वहाँ होती है वहाँ होती है वहाँ श्रुत्या श्रुत्यानुप्रास श्रुत्यानुप्रास शब्दालंकार 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 होता होता है। क्या होता है वहां पे? उच्चारण। काव्य में एक ही उच्चारण स्थान से बोले, जैसे हमने उच्चारण स्थान पढ़े थे, मैंने बोला भी था कि वर्णमाला को अच्छे से पढ़ लीजिए कि वो ज्यादातर हर जगह काम आएगी। तो जैसे का कंठ से कंठ था, तालु था, तो एक ही स्थान उच्चारण स्थान हो, वहां से भी जो वर्ण आएंगे उन सबको हम श्रुत्यानुप्रास अलंकार में रख सकते हैं। जैसे लिख सकते हैं इसको हम, अब हम इसकी परिभाषा लिख, सॉरी इसका एग्जाम्पल लिखेंगे। तो यहाँ तो जगह नहीं है, तो 1 मिनट करते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख लीजिए। अगर नहीं होगा तो हम ऊपर समझा देंगे बात। ठीक है, तो उसका हमें एग्जाम्पल लिखना है, तुलसी सिदत निषदिन। तुलसी तुलसी सिदत निषदिन। तुलसी सिदत निषदिन। ठीक है, देखत तुम्हारे निठुराई। देखत देखत तुम्हार तुम्हार देखत तुम्हार निठुराई निठुराई। ठीक है, देखत तुम्हार निठुराई। अब जैसे ता है, तो ता जो वर्ण बार बार आया है, तुलसी त, फिर इसके बाद तुम्हारे, तो ये ता जो शब्द आया है, या जो सा शब्द आया है, सा शब्द आया है, सा शब्द जो आया है, सा शब्द देखो 4-5 बार में, ऐसे ही निशा नी आया है। तो ये सारे शब्द क्या है, एक ही उच्चारण स्थान के शब्दों की बार बार क्या हुई है, यहाँ वृद्धि हुई है। काव्य में एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले शब्दों की आवृत्ति होती है। तो ता की आवृत्ति हुई है, शा की आवृत्ति हुई है, ना की आवृत्ति हुई है, ऐसे शब्दों को मिला सकते हैं। तो ऐसे सारे शब्द जो श्रुत्यानुप्रास अलंकार में आएंगे, तो इसे हमें अच्छे से याद रखना है कि
जहां पर काव्य में एक उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले शब्दों की आवृत्ति होती है, वहां पर प्रत्यानुप्रास अलंकार होता है। इसको हमें अच्छे से याद रखना है, क्योंकि एक ऐसी परिभाषा है जिसको हम अच्छे से याद कर सकते हैं। अगला इसका प्रकार है, 5 प्रकार थे, उन पांचों प्रकारों को हम आज पूरा करेंगे और उसके बाद क्लास को खत्म करेंगे। तो 3 प्रकार हमने पढ़ लिए हैं। अब हम चौथा जो प्रकार है वो पढ़ेंगे। तो चौथा जो प्रकार है वो हम उसकी परिभाषा लिखेंगे। तो ये हम सारे चीजें परिभाषाएं हैं, इनको अच्छे से पढ़ते चलें, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अलंकारों में। बाकी हम उदाहरणों को कई किताबों से देख भी सकते हैं। तो चौथा जो प्रकार है वो है आपका अंत्या। चौथा जो प्रकार है वो है अंत्या, अंत्यानुप्रास, नुप्रास, शब्दालंकार, शब्दालंकार, अंत्यानुप्रास, शब्दालंकार। अब इसकी हमें परिभाषा जाननी है, इसके बाद हम इसके प्रकार, सॉरी, सब उदाहरण, उसके बाद हम अगला। तो इसकी परिभाषा हमें लिखनी है कि काव्य में किसी पद के अंत में, काव्य काव्य में काव्य में किसी पद के अंत में, काव्य में किसी पद के अंत में एक ही वर्ण और, अंत में एक ही वर्ण और स्वर की, वर्ण और स्वर की आवृत्ति आवृत्ति होती है। काव्य में किसी पद के अंत में एक ही वर्ण और स्वर की आवृत्ति होती है, या आवृत्ति होती हो, कोई दिक्कत नहीं है, होती है, वहां क्या होता है, वहां अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। वहां वहां अंत्यानुप्रास अंत्यानुप्रास अलंकार अलंकार होता है। अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। काव्य में सीधी सी बात है, किसी पद के अंत में एक ही वर्ण और स्वर की, या तो वर्ण हो या स्वर हो, उसकी आवृत्ति होगी, तो वहां पर क्या होगा, आपका अंत्यानुप्रास अलंकार होगा। जैसे अब हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु तिहु लोक उजागर उजागर। ठीक है, इसको हम समझ सकते हैं, या तो हम वर्ण की बात करें तो जय 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 जय, ये भी ठीक है। अब इसमें क्या है, अंत में, तो अंत में रा है, रा है, तो ये सारे जा जा, वर्ण या उसमें दिखा है कि वर्ण या स्वर की आवृत्ति होगी, तो वहां पर अंत्यानुप्रास अलंकार होगा। तो इसे हमें अच्छे से याद रखना है। अंत में बोली है, हालांकि शुरुआत में भी शब्दों को मिलना है, लेकिन नहीं है तो अपन अंत में भी देख सकते हैं, रा रा है, गा गा है, सा है, तो मात्रा इस पे भी है, इस पे है। ऊ को आप थोड़ी देर के लिए छुपा दीजिए, जागर तो जागर या उजागर। ठीक है, तो ऐसे हमको अच्छे से याद रखना है कि अंत्यानुप्रास अलंकार की ये परिभाषा होती है कि काव्य में किसी पद के अंत में एक ही वर्ण और स्वर की आवृत्ति होती है, वहां पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जिसमें जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। तो इसको के साथ ही जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत, तिहु लोक उजागर। ठीक है, आगे हम लिखेंगे 5वां और लास्ट नंबर है, इसके बाद हम क्लास को खत्म करेंगे, लाटानुप्रास अलंकार।
आज हमारे अनुप्रास अलंकार के सारे पूरे हो जाएंगे प्रकार। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में अगले उस पे चलेंगे टॉपिक पर, सॉरी अगले प्रकार पर कि कौन सा जो अनुप्रास पढ़ा था, अनुप्रास के बाद कौन सा नंबर है। तो लाटा अनुप्रास के प्रकार आज हम पूरे कर लेंगे। तो लाटा अनुप्रास की हमें परिभाषा लिखनी है कि जब काव्य में काव्य में जब समानार्थक काव्य में जब समानार्थक काव्य में जब समानार्थक शब्दों या वाक्यों शब्दों या वाक्यों शब्दों या वाक्यों की आवृत्ति होती है की आवृत्ति आवृत्ति होती है आवृत्ति होती है आवृत्ति होती है आवृत्ति होती है वहाँ आवृत्ति होती है वहाँ लाटानुप्रास लाटानुप्रास अलंकार लाटानुप्रास अलंकार होता है लाटानुप्रास अलंकार होता है। ठीक है। काव्य में जब समानार्थक शब्दों या वाक्यों की आवृत्ति होती है वहां पर लाटानुप्रास शब्दालंकार होता है। वहां पर क्या होता है? लाटानुप्रास शब्दालंकार होता है। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल हम लिखेंगे। इसके एग्जाम्पल में हम जानेंगे कि लाटानुप्रास अलंकार में उदाहरण क्या है कि लाटानुप्रास इस प्रकार से होता है। तो इसको हमें लिखना है। इसको हमें काव्य में जब समानार्थक शब्दों या वाक्यों की आवृत्ति होती है वहां पर तो पूत कपूत तो क्यों धन संचय और इसमें लिखेंगे पूत कपूत तो क्यों पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। ठीक है। तो पहला है कि पूत कपूत या इसको याद है ऊपर नीचे हो जाएगा कोई दिक्कत। पूत सपूत उससे ऊपर कोई दिक्कत ऊपर नीचे हो जाएगा उससे कोई तो पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। दोनों में क्या है कि पूत पूत लिखा है तो ये समानार्थक शब्द है। सपूत लिखा है तो क्यों अब और वाक्य भी सेम है, खाली यहाँ सपूत और कपूत का अंतर है। बाकी वाक्यों की भी आवृत्ति लगभग सेम है क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं उसमें लगभग कपूत और सपूत का अंतर है, लेकिन पढ़ेंगे तो पूरी परिभाषा उसकी पूरी लाइन ऐसी लगेगी उदाहरण की कि सेम ही सेम है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सारी चीजें आप समझ रहे हैं कि पूत सपूत क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों ऐसे शब्दों की या ऐसे वाक्यों की जो आवृत्ति होती है वहां लाटा अनुप्रास अलंकार होता है। तो आज की क्लास को हम यही खत्म करेंगे। आज हमने अलंकार स्टार्ट किए हैं, लगभग 2-3 दिन का टॉपिक है, थोड़ा समय लगेगा लेकिन हम इसको बहुत अच्छे से करने वाले हैं कि अलंकार पहले हमने अलंकार को जाना कि अलंकार तो अलंकार 2 शब्दों से मिला है अलम प्लस कार। फिर हमने उसकी परिभाषा लिखी, फिर उसके प्रकार लिखे, फिर उसके प्रकारों में हमने सबसे पहले अनुप्रास, अब अनुप्रासों में भी हमने उसके अनुप्रास अलंकार के प्रकारों को आज खत्म किया है। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे जो भी जो भी अलंकार रह गए हैं उनके साथ। तो आज की क्लास कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बीच में क्लास नहीं हो पाई थी उसके लिए सभी को क्षमा चाहेंगे कि तबीयत सही नहीं थी, उसके कारण आप सबके बीच में क्लास नहीं हो रही थी। और एक चीज और मैंने बोला था कि बाल विकास की क्लास स्टार्ट करने वाला हूं, तो हो सकता है कि आज नहीं मंगलवार को होनी थी, मंगल और बुधवार बोला था कि मंगल या बुधवार मतलब मंगल से स्टार्टिंग कर देंगे 3 दिन पढ़ाई, तो नहीं हो पाई है, उसके लिए भी क्षमा चाहेंगे। अगर कोशिश करते हैं तो लगभग शुक्रवार को हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं।
और रहेगा, अगर समय रहेगा तो हम आज ही उस क्लास को स्टार्ट कर देंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। मिलते हैं नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को राम राम।